हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं तो आज के सेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे जो आपके केमिस्ट्री के चैप्टर में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है आपका, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई ए वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, और बी है एन आयन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, क्या करना है? गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। क्या आपको 2 कारण बताने हैं। किस किस चीज के लिए कारण बताने हैं? पहला है आपका वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, जल सामान्य ताप या कमरे के ताप पर द्रव है। ओके, और दूसरा आपका क्या है? एन आयन अलमीरा, एक लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। इन दोनों को आपने सही बताने के लिए रीजन देने हैं कि क्या ये स्टेटमेंट जो दोनों लिखी गई हैं, दोनों कथन जो लिखे गए हैं वो सही है, और यदि वो सही है तो 2 कारण देने हैं कि वो क्यों सही। ठीक है, तो पहला, जल जब आप कमरे के सामान्य तापमान की जगह कमरे का तापमान लिख लीजिए। तो आप पानी जब नॉर्मली अपने कमरे में रखते हैं तो आपको क्या दिखता है? जो पानी है वो द्रव अवस्था में दिखता है। तो द्रव अवस्था में कैसे पता चल रहा है आपको? क्योंकि आपने उसमें बहने का गुण देखा है। आपने क्या देखा है कि अगर आपने ग्लास में वाटर रखा हुआ है, कुछ सपोज 250 ml वाटर है जो कि ग्लास में है, उसको आप बॉटल में रख देंगे तो वो बॉटल का शेप जो होगा, आकार जो होगा, वो ग्रहण कर लेगा। ठीक है, आयतन वही रहेगा, वॉल्यूम जो 250 ml वो ग्लास में था वही 250 ml आपका बॉटल में भी रहेगा। आयतन सेम है, निश्चित है, लेकिन आकार आपका क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो ये गुण किसमें पाया जाता है? ये गुण द्रवों में पाया जाता है। वहीं अगर आप उस ग्लास से पानी को बाहर निकालते हैं तो उनमें बहने का गुण पाया जाता है। वो ऊपर से नीचे की ओर क्या करते हैं? बहते हैं। ये गुण भी द्रव में पाया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि कमरे के तापमान पर पानी द्रव अवस्था में है। वहीं आपने लोहे की अलमारी को देखा होगा, तो लोहे की अलमारी कमरे में रखी हुई है, वो एक ही स्थान पे रखी गई है। उसको उठा करके अगर आप दूसरे स्थान में भी रख देंगे, दूसरे रूम में रख देंगे, तब भी उसका आकार वही रहेगा, आयतन भी वही रहेगा। तो यानी वो ठोस है। आकार और आयतन किसी भी चीज का निश्चित है तो यानी वो पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है। तो लोहे की अलमारी वहां पर ठोस अवस्था में पाई जा रही है। और आप क्या कह रहे हैं? बहने जैसा कोई गुण नहीं हो। ओके, उसके जो आकर्षण बल के द्वारा उसके जो कण हैं वो बहुत टाइटली बॉन्डेड है, इसीलिए वो उसको एक निश्चित आकार वहां पर प्राप्त है। तो इस प्रकार से हमने जल को कमरे के ताप में द्रव अवस्था में देखा है, और लोहे की अलमारी जो है उसको कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में देखा है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? वाटर परसिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर सिंस इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर देन रूम टेम्परेचर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस इज हायर। सिमिलरली अ फिक्स्ड वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय अ फिक्स्ड मास ऑफ वाटर। जल के द्वारा क्या किया गया है? आपका आयतन फिक्स है उसका। एट रूम टेम्परेचर वाटर डज नॉट हैव अ फिक्स शेप एंड फ्लो टू फिट द कंटेनर शेप। उसका आकार फिक्स नहीं है, यानी कि आकार निश्चित नहीं है। वो कंटेनर के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे कंटेनर अपना शेप बदल रहा है, वैसे वैसे वाटर का शेप भी चेंज हो रहा है। जैसे हमने क्या बोला, ग्लास से आपने बॉटल में डाल दिया तो ग्लास के शेप से उसने बॉटल का जो शेप है वो ग्रहण कर लिया एज अ रिजल्ट, जिससे कि क्या होता है परिणाम स्वरूप? वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पानी क्या है आपका? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था।
ओके, चलिए नोट करिए। आप लिखेंगे यहाँ पर आयतन निश्चित है जल का और आकार अनिश्चित है, अतः ये क्या है, द्रव है। दूसरा, वाटर परसिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर सिंस इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर देन रूम टेम्परेचर, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, रूम टेम्परेचर से कम होता है इसका, और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इस प्रकार से ये सामान्य तापमान पर आपको बीच में की स्टेट में मिलेगी, यानी कि द्रव अवस्था में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्या है, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर अबव रूम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है, यानी कि ठोस जब मेल्ट होगी, पिघलेगी, तो वो तापमान बहुत ज्यादा होता है। जब हम लोहे की बात करते हैं तो लोहे का गलनांक बहुत उच्च होता है। आप उसको नॉर्मल तापमान देंगे 50, 60, 100 डिग्री सेल्सियस का, तो वो मेल्ट नहीं होता, उसको तो 1000 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चाहिए पिघलने के लिए, यानी ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के लिए। चूंकि उसका गलनांक ज्यादा है और क्वथनांक तो और ज्यादा है, इस वजह से वो रूम टेम्परेचर पे क्या है, आपकी ठोस अवस्था में देखने को आपको मिल रही है। एन आयरन अलमीरा इज रिजिड एंड हैज अ प्री डिटरमाइंड शेप। लोहे की अलमारी की क्या है, रिजिड है, कठोर है, और साथ ही उसका एक पहले से अपना आकार निश्चित है। और मेटल्स हैव अ रिलेटिवली हाई डेंसिटी, और इसका घनत्व भी ज्यादा है, जो कि हमने देखा है कि ठोसों का घनत्व ज्यादा होता है। एज अ रिजल्ट एट रूम टेम्परेचर आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड, और जो परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, लोहे की अलमारी जो है आपकी, वो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ए, नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, एंड बी, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम व्हाइल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। गिव रीजन, आपको यहाँ भी क्या बताने हैं बच्चे, कारण बताने हैं, और फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, जो यहाँ पर प्रेक्षण होगा उसके लिए आपको क्या देना है, कारण बताना है। पहला है आपका कि नैफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो गायब हो जाती है विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। आपने देखा होगा कपूर को लोग रखते हैं, जैसे कपड़ों में डालते हैं, तो कपूर नैफ्थलीन बॉल को डाला जाता है, कुछ समय बाद वो कपूर जो होती है वो गायब हो जाती है, जबकि वहां कोई भी ठोस नहीं बचता है, तो उसका क्या हो रहा है। और दूसरा, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम की स्मेल बहुत कई मीटर दूर तक आ जाती है, जबकि अगर परफ्यूम की बॉटल दूर रखी हुई है, या जिस पर्सन ने अगर परफ्यूम यूज किया है वो पर्सन आपसे कई मीटर दूर है, तब भी आपको स्मेल दूर तक आ जाती है। दोनों के आपको कारण बताने हैं। पहले का कारण क्या है कि वहां पर सब्लिमेशन होता है, यानी कि जो कपूर होती है वो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो जाती है, सीधा ठोस से, ठोस होती है बॉल, उससे सीधा गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए वहां पर कपूर की सिर्फ स्मेल रह जाती है, सॉलिड वहां पर कोई पदार्थ नहीं बचता है। तो ये इसका कारण है। दूसरा क्या होता है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम की स्मेल दूर तक आ रही है, क्यों? क्योंकि परफ्यूम आपका क्या है, एक गैस है। गैस के अणु क्या होते हैं, उनको जितना खुला स्थान मिलेगा वो उतना रैंडमली मूव करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे पानी क्या करता है, पानी हमेशा मूव करता है हाई से लो की तरफ, ठीक है, उच्च से निम्न की तरफ को वो क्या करता है, बहता है, ऊपर से नीचे को बहने का गुण उसको होता है। जबकि गैसों में ऐसा नहीं है। गैस में अगर हमने नीचे भी परफ्यूम की बोतल कहीं ऑन करी हुई है तो ऊपर तक हमें स्मेल आती है। तो वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में गैस से क्या हो रहे हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, तो वही यहाँ पर हो रहा है। उनमें मूवमेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो बहुत दूर तक, क्योंकि क्या हो रहा है, उनके जो अंतर अणुक आप स्थान की बात करते हैं, अंतराणुक स्थान की, वो बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से गैस के कण बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं, और कई मीटर दूर तक भी परफ्यूम की या इत्र की सुगंध की बात आप करते हैं वो पहुंच जाती है। ओके, तो ये दोनों के रीजन है। A, at room temperature, naphthalene balls undergo sublimation, wherein they directly get converted from a solid to gaseous state without having to undergo the intermediate state. Intermediate state क्या है बच्चों, लिक्विड स्टेट है।
समझ रहे हैं ना? यानी कि अगर ठोस को तापमान मिला, ठोस को तापमान दिया जाता है, जैसे बर्फ है, बर्फ को आप गर्म करेंगे तो वो क्या करती है, पिघलती है। तो पिघल करके किस अवस्था में आती है, द्रव अवस्था में आती है। ठीक है, फिर अगर आप द्रव को तापमान बढ़ाएंगे, जैसे पानी को आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया तो वो बॉईल करके फिर वेपर यानी गैस वाली अवस्था में जाता है, लेकिन कपूर ऐसा नहीं कर रहा है। कपूर इस वाली स्टेट को स्किप कर रहा है, यहां से यहां मूव करता है। ठीक है, यानी ठोस से सीधा गैसेस स्टेट में जा रहा है, जिसको आपका क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि ऊर्ध्वपातन क्या है, तो आप बोलेंगे कि पदार्थ जब ठोस से सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तापमान मिलने पर, तो उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, जहां पर कि वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है। ओके, दूसरा क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर मूव एट अ higher speed and have larger intermolecular space. Perfumes comprises substances that are volatile which scatter quickly in air, becoming less concentrated over a distance. Hence we are able to smell perfume setting several meters away. तो हवा की बात हुई है, तो हवा में जो कण है उसके वो क्या है, उनके बीच में बहुत ज्यादा have large इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतराणु स्थान बहुत ज्यादा है। और परफ्यूम में जो सब्सटेंस होता है वो कैसा होता है, दैट आर वॉलेटाइल, वाष्पशील है, विच आर स्कैटर क्विकली, जो बिखर जाते हैं हवा में और हवा के थ्रू बहुत दूर तक ओवर अ डिस्टेंस क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, जिससे कई मीटर दूर तक परफ्यूम की स्मेल जाती है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे आप पहले पढ़ चुके हो कि सामान्य ताप पर, एक कमरे के ताप पर जो पानी होता है वो द्रव अवस्था में मिलता है, तो सामान्य तापमान आपका वही होता है 25-30 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस में वाटर किस स्टेट में होगा, लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में होगा। ठीक है, जल। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, बोथ सॉलिड और लिक्विड दोनों फेजेस में आप इसको देख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट के साथ साथ आप बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी मिलेगी आपको, और जो पानी है वो भी आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में दोनों स्टेट मिलती हैं, सॉलिड भी और लिक्विड भी, यानी ठोस भी और द्रव भी। ठीक है, इसके बाद जो आपका गैसियस स्टेट और क्या होती है, द्रव अवस्था होती है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको देखने को मिलती है। एट 100 डिग्री सेल्सियस द वाटर इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उसका पाया जाता है। हेंस बोथ लिक्विड एंड गैसेस यानी द्रव और साथ में कौन सी, गैस, दोनों अवस्था में जल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए तो क्या हुआ, 25 डिग्री सेल्सियस पे द्रव अवस्था में है, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस में द्रव भी है और ठोस भी है, वहीं पर 100 डिग्री सेल्सियस में द्रव भी है और गैस भी है, यानी तीनों अवस्थाओं में द्रव अवस्था तो आपको देखने को मिल ही रही है। बस जब 0 डिग्री हो जाएगा तो द्रव के साथ ठोस होगा, और जब 100 डिग्री हो जाएगा तो द्रव के साथ गैसेस स्टेट आ जाएगी। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो यहाँ पे केल्विन स्केल में आपको तापमान दिया गया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको सेल्सियस स्केल में करना है। आपको पता है केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए -273 कर देते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में आपको तापमान मिल जाएगा। 293 केल्विन है, तो 293 केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे, 293 से आप माइनस कर देंगे 273, तो 20 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो गया, यानी 293 केल्विन है इक्वल किसके, 20 डिग्री सेल्सियस के। ओके, यानी जितनी गर्मी आपको 20 डिग्री सेल्सियस में फील हो रही है, वही क्या है 293 केल्विन पे भी फील होगी। सेम है दोनों तापमान, स्केल बदल गया। समझ रहे हो ना, अगर हम 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर कहते हैं तो आपका स्केल बदल रहा है,
कपड़े को अगर माप रहे हैं, कपड़े की लेंथ वही है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, आप उसको 100 सेंटीमीटर में बोलो तब भी वही कपड़ा रहेगा, अगर आप उसको 1 मीटर बोलेंगे तब भी वही कपड़ा रहेगा। यानी अगर 293 केल्विन टेम्परेचर की बात हो रही है तो तब भी वही तापमान है। पानी क्या हो रहा है 293 केल्विन पे भी द्रव अवस्था में है, वहीं 20 डिग्री सेल्सियस पे भी द्रव अवस्था। क्लियर है। इसके बाद 470 केल्विन, 470 से क्या कर देंगे 273 को माइनस कर देंगे, आपको 197 प्राप्त हो गया। ये क्या है केल्विन स्केल से हमने डिग्री सेल्सियस में इसको कन्वर्ट किया है, यानी 470 केल्विन बराबर होता है किसके 197 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो वो आप इजीली कर लोगे केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। अभी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, क्योंकि यहाँ आपने -273 किया है, वहां पर आप प्लस कर देंगे जब आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। अगर पूछा जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताइए तो आप क्या करेंगे, इस 20 में 273 ऐड कर देंगे, यानी जोड़ लेंगे और कितना आ जाएगा 293 आ जाएगा, तो फिर वो केल्विन में आप बताएंगे। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। यहाँ पर क्या किया गया है, पहले जो आपने केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदला था उसी का ठीक उल्टा है, डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया गया है, इसको आपने क्या करना है केल्विन में बताना है। ओके, चलिए तो 25 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 ऐड कर देंगे, कितना आ गया 298 केल्विन तापमान आपका। ओके, वहीं पर कितना दिया गया है 273 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, 373 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, उस 373 में 273 ऐड कर लेंगे, 646 केल्विन आपका टेम्परेचर हो जाए। तो सिंपली क्या करना है, एक चीज याद रखनी है, ठीक उसके ऑपोजिट कर देना है बाद में। जैसे आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को ऐड करते हैं, तो फिर आप क्या करोगे, जब आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दोगे तो करेंगे तो वही 273 को आप वहां पर माइनस करेंगे। ओके, सिंपली आपको नॉर्मली जो केल्विन का टेम्परेचर होता है वो ज्यादा दिया जाता है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होती है अंकों में वो ज्यादा रहती है, तो ज्यादा केल्विन और केल्विन में से फिर 273 घटा देंगे तो डिग्री सेल्सियस में कम आएगा। ओके, वैसे उनका जो तापमान होता है वो सेम होता है, तापमान सेम होने से मतलब क्या है 25 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, आपके 298 केल्विन के बराबर है। जितनी हीट वहां पर है उतनी हीट यहाँ पर है, बस स्केल बदल रहा है, बस इसका ध्यान आपको रखना है। चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वेयर इन समर। गर्मियों में हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो गर्मियों में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो ऊष्मा को कम अवशोषित करें, हल्के रंग के हों, सूती हो, ठीक है, इस प्रकार के कपड़े हम गर्मियों में पहनते हैं। इन समर इट इज प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ बिकॉज लाइट कलर रिफ्लेक्ट हीट एंड कॉटन मटीरियल्स हैव पोर्स दैट अब्सॉर्ब स्वेट facilitating evaporation and hence causing a cooling effect on the skin। क्या होता है, गर्मियों में हम पहनते हैं हल्के रंग के सूती वस्त्र। हल्के रंग क्या करते हैं, लाइट जो सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा होता है गर्मियों के टाइम पे तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित करता है, यानी कि अवशोषित नहीं करता है। और साथ ही जो सूती वस्त्र हैं उनमें पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जो कि क्या करते हैं अब्सॉर्ब स्वेट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और फैसिलिटेटिंग इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन होता है जिससे हमें क्या शीतलता महसूस होती है, यानी ठंडक का आभास होता है। ठीक है, इसीलिए गर्मियों में हल्के रंग के और सूती कपड़े पहनने चाहिए। ओके, चलिए नोट करिए। सेम क्वेश्चन आता है आपका कि जो मटके में जल पानी रखा जाता है वो ठंडा कैसे होता है, तो वो भी कूलिंग इफेक्ट में ही, यही कूलिंग इफेक्ट उसमें काम करता है। क्यों, क्योंकि मटके मिट्टी से बना हुआ मटका है तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं पोर्स होते हैं, वहां से भी इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है जिससे कि उसके अंदर पानी पाया जाने वाला जल कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ओके, और वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण अवस्था बदल रही है जल की, वहां द्रव अवस्था से गैसेस स्टेट में पानी जा रहा है और उसको क्या कहा जा रहा है, वाष्पन या वाष्पीकरण कहा जा रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ठीक है, क्या होता है कि जो आपका गर्मी का बहुत शुष्क वाला दिन होता है वहां पर जो कूलर होते हैं वो ठंडी हवा क्यों देते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो क्यों, क्योंकि वाष्पन बहुत अच्छे से हो रहा है, इस वजह से। इट इज बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई एंड लेस ह्यूमिड ऑन अ हॉट ड्राई डे। ह्यूमिडिटी कम होती है और तापमान बहुत ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा है तो बेटर इवेपोरेशन होगा, यानी वाष्पीकरण बहुत अच्छे से होगा। और ह्यूमिडिटी क्योंकि कम है, इन्वायरमेंट में आर्द्रता कम है, तो वाष्पन बहुत तेजी से होगा। हाई लेवल ऑफ दिस इवेपोरेशन, यानी कि जितना उच्च वाष्पन होगा, प्रोवाइड बेटर कूलिंग इफेक्ट, उतनी ज्यादा शीतलता उससे देखने को मिलती है। ओके, तो ये इसका आंसर है, नोट करेंगे आप। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो ये मैंने बता दिया है, क्योंकि क्या होता है, पोरस इन नेचर, यानी कि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से क्या करता है, वाटर जो है वो बाहर इवेपोरेट होता है, जिससे कि अंदर का पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ओके, दीज टाइनी पोर्स फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर एंड हेंस देयर इवेपोरेशन from the pot surface. The surface of evaporation require energy which is contributed by water in the pot, as a result of which water turns cooler. क्या हो जाता है, मटके में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से क्या करेगा, पानी बाहर को रिसता है, उससे क्या होगा, फिर वो जो पानी सरफेस पे आ गया है वो इवेपोरेशन की तरफ को जाएगा, यानी उसका वाष्पन होगा। वाष्पन करने के लिए तापमान चाहिए होता है, ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कहाँ से आएगी, वो जो मटके के अंदर पानी रखा हुआ है उस पानी से वो क्या करेगा, तापमान को लेगा या ऊष्मा को लेगा। जब अंदर वाले पानी ने अपना तापमान दे दिया तो उस पे तापमान में कमी आ गई, यानी कि वो ठंडा हो जाएगा। ओके, बस इतना सा प्रोसेस होता है, और यही आपका पूरा क्या है, कूलिंग प्रोसेस है। किसके, मटके के पानी का, यानी कि मटके का जो पानी है वो ठंडा कैसे हो रहा है, तो वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर ही काम करता है। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। यानी समांग और विषमांग मिश्रण जो होते हैं उनमें आपको अंतर बताना है। तो समांग क्या है, जिसमें थ्रू आउट द सैंपल आपका सेम चीज आपको मिल रही है, और विषमांग क्या है कि अलग अलग टाइप की चीजें मिल रही है। जैसे कि आपने कहा समांग मिश्रण कैसा है, जैसे पानी में चीनी मिला दी तो ऊपर भी उतना मीठा है, नीचे भी उतना ही मीठा है। ठीक है, तो वो थ्रू आउट द सैंपल उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम है। जबकि अगर आप पानी में रेत डाल देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके जो अवयवी घटक हैं वो अलग अलग उनकी सांद्रता हो जाएगी। ऊपर हल्की रहेगी, धीरे धीरे नीचे जाते समय आपको सांद्रता बढ़ती हुई मिलेगी। क्यों, क्योंकि रेत नीचे बैठ जाती है तले पे। तो इस प्रकार से होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर अलग अलग होते हैं। पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में जो पार्टिकल है, कण है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और ऑल द पार्टिकल्स इन heterogeneous mixture are completely mixed and can be distinguished with the bare eyes or under a microscope. हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो आपको अलग से दिखाई भी देते हैं, और वो आपको नग्न आंखों से भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आप रेत का केस कह रहे हैं। और माइक्रोस्कोप में भी आप अलग से उन हेट्रोजीनस मिक्सचर्स में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनको देख सकते हैं। होमोजीनस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन कैसा होता है, एक जैसा होता है। जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर में इरेगुलर कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है। वहीं नो अपेरेंट बाउंड्रीज ऑफ डिवीजन, आपको कहीं पर जो बाउंड्रीज नहीं दिखेंगी, यानी यहाँ से पानी शुरू हो रहा है, यहाँ पर चीनी खत्म हो रही है, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन नोटिसेबल बाउंड्री आपको डिवीजन की दिखती है, किसमें, हेट्रोजीनस मिक्सचर में। अगर आपने ग्लास में पानी के साथ रेत रखी है तो आपको बीच में कहीं एक बाउंड्री दिखेगी, जहां पर आप कहेंगे कि यहाँ से जो आपका रेत की सांद्रता या जो सोल्यूट है उसकी सांद्रता बढ़ती हुई दिख रही है। तो इस प्रकार की बाउंड्रीज वहां पर होती है। तो ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर में डिफरेंस है। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल चेंज।
रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में इनको आपने बांटना है। कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, मक्खन को पिघलाना। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमीरा का जंग लगना। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, पानी का उबलना और भाप बनना। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, H2O का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, जो साधारण नमक होता है उसका पानी में घुलना। वहीं पर मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, कच्चे फलों से फ्रूट सैलेड बनाना। एंड बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। तो इनमें से कौन कौन से फिजिकल चेंज है और कौन कौन से केमिकल चेंज है वो आपको बताने हैं। तो फिजिकल चेंज, कटिंग द ट्रीज, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, melting of butter in a pan, making a fruit salad with raw fruits, dissolving common salt in water. और केमिकल चेंज क्या है? रस्टिंग ऑफ अलमीरा, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। तो ये सारे केमिकल चेंज हो गए, ये आपके फिजिकल चेंज है। जल्दी से नोट करेंगे। तो बच्चों, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए आपके केमिस्ट्री के चैप्टर से, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सभी प्रश्न। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ आएंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।